back to Ali's YouTube channel. This is Rauf Rahman, Chartered Accountant. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास जो था डायरेक्ट टैक्सेशन पे था, हमने उसको किसी भी तरीके से कंक्लूड कर लिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। आज हम डिस्कशन करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे और देखेंगे इसमें कितने लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो डिस्कस हम करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा जीएसटी वाला। लेकिन पहले हम डिस्कशन करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने लिखा इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको याद होगा, हमने लिखा था पहले जब हमने डिस्कशन किया था डायरेक्ट टैक्सेस पे, तब डिस्कशन करने के टाइम पे मैंने लिखा था सेम चीज। तब क्या लिखा था? मैंने लिखा था बर्डन इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब किसके जेब से जाएगा या कौन बेयर करेगा। मैंने वर्ड लिखा था उस टाइम पे बेयर भी, कौन बर्दाश्त करेगा या किस पे टैक्स आयद होगा। फिर लिखा था दूसरा मैंने पेमेंट। मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं। सेम चीजें लिखी थी, इंसिडेंस मींस बर्डन या बेयर कौन करेगा। दूसरा मैंने लिखा था पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट टू द गवर्नमेंट। मैंने कहा था अगर दोनों चीजें सेम पर्सन पे, वो बेयर भी कर रहा है और पेमेंट टुवर्ड्स द सरकार वही कर रहा, तो इसका मतलब ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जैसे हमने पढ़ा था, बाद में डिस्कशन किया था। अब जो आज हमारा डिस्कशन वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सेम मैंने चीज लिखी। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा बर्डन या आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होगा वो एक आदमी पे होगा, लेकिन उसकी जो पेमेंट करेगा वो दूसरा बंदा होगा। यानी पेमेंट तो सरकार, यानी सरकार को पैसा कौन देगा? सरकार को पैसा कोई दूसरा पर्सन दे देगा। इसके लिए हल्की सी एग्जांपल मैंने आपके लिखा कि सर बर्डन बर्दाश्त कौन करेगा, यानी किसके जेब से टैक्स जाएगा। जेब से किसके जाएगा? दैट पर्सन विल बी द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के जेब से जाएगा। क्या सर कंज्यूमर खुद सरकार को टैक्स देगा? आंसर इज नो। तो फिर सरकार के पास टैक्स कैसे जाएगा? जो सेलर होगा, जिससे आपने परचेज किया होगा या जिससे कंज्यूमर ने परचेज किया होगा, वो सेलर इस टैक्स को किसको देगा? सरकार को। इसका मतलब सर ये इनडायरेक्ट कैसे बना? टैक्स दे कौन रहा है? कंज्यूमर दे रहा है। किसको, किसके हाथ में दे रहा है? सेलर के हाथ में। तो आफ्टर गिविंग टू द सेलर, सेलर खुद देगा अब सरकार को। इसका मतलब द पर्सन हु पेज आउट ऑफ हिज पॉकेट टैक्स इज द कंज्यूमर, जो डायरेक्टली सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली पे कर रहा है। कैसे सर? मैं सेलर को दे रहा हूं, सेलर गवर्नमेंट को दे रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट दूंगा सरकार को? आंसर इज नो। जब नहीं दूंगा तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन प्लस पेमेंट सेम आदमी करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन बर्दाश्त कोई एक करेगा, यानी टैक्स पे करने वाला कोई और होगा, लेकिन वो डायरेक्टली सरकार को नहीं देगा, किसी और पर्सन के हाथ में देगा। वो पर्सन सरकार को देगा टैक्सेस। तो इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर विल नॉट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट टैक्स। तो वो क्या करेगा? वो अपने सेलर को देगा, और सेलर किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो अगर ऐसा कोई सीन है जहां पे एक पर्सन टैक्स बेयर कर रहा है और दूसरा पेमेंट कर रहा है, दैट टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट इज व्हाई इसका नाम भी दिया गया इनडायरेक्ट। जाता तो सरकार के पास ही है, तो टैक्स ही, लेकिन आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देंगे, आप इनडायरेक्टली सरकार को देंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखिए आपके लिए। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या टैक्सेस इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा एक्साइज ड्यूटी। मैं हल्का सा डिस्कशन करता हूं एक्साइज पे, लेकिन मैं इस पे बाद में डिस्कशन जीएसटी पे करूंगा, क्योंकि टॉपिक आपका जीएसटी ही रहेगा, लेकिन हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। पहला हमारा टॉपिक है एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन। हल्का सा आपके लिए, क्या मतलब सर? जब तक जीएसटी नहीं था, अगर आप इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं या करना चाहते थे बिफोर जीएसटी, तो आप पे लगता था, अगर आप प्रोडक्शन करते थे, आप पे लगता था पहले एक्साइज ड्यूटी। जितना आप प्रोड्यूस करेंगे,
किस हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से लगता था, एड वलोरम पे हिसाब से चलता था। लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो पार्ट नहीं है, लेकिन हल्का सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्साइज किस पे लगता था? प्रोडक्शन पे, यानी अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स, लेकिन इसका डिस्कशन नहीं है मेरे पास। लेकिन इतना सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये किस पे लगता था? प्रोडक्शन पे लगता था। उसके बाद नेक्स्ट आता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, या हम जनरली से बोलते थे सेल्स टैक्स भी। सेंट्रल सेल्स टैक्स जाता था अगर आप एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट में गुड्स माल सोल्ड करते हैं, तो फिर क्या होता था, अगर मैं हल्का सा आइडिया यहां पे दे देता हूं आपको, अगर आप एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट गुड्स सोल्ड करते थे, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स सोल्ड करते थे, तो ये किसी स्टेट, इस पे टैक्स कौन लगाता था? इस पे टैक्स तब लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं हल्का सा आइडिया आपको दूं, एक्साइज जो लगाता था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, इसका पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। फिर आया सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये कब एप्लीकेबल होता था? एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट माल सोल्ड हो रहा है तो उस टाइम पे सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये पैसा भी किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आई वो आई वैट पे, जिसे हम कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स की अथॉरिटी जो थी हर स्टेट के पास थी। इसका मतलब सर जो वैट पे पैसा कलेक्ट होता था वो किसको जाता? वो स्टेट को जाता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा वाला जाता था? एक्साइज ड्यूटी वाला, सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला। हालांकि इसकी एग्जांपल्स और है, जैसे अगर आपको याद हो सर्विस टैक्स भी लगता था। अगेन सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि पहले जेएंडके में एप्लीकेबल नहीं था, बाद में हुआ था। तो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप पे लगता था सर्विस टैक्स। और ये जो सर्विस टैक्स से पैसा कलेक्ट होता था अगेन वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैंने तीन चीजें लिखी, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? प्रोडक्शन पे। किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा मैंने लिखा सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये कब लगता है? अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप माल सोल्ड करते थे, जो कि प्रेजेंटली अभी नहीं है पॉसिबल क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है। उसका डिस्कशन जब मैं जीएसटी का डिस्कशन करूंगा हल्का सा आइडिया दे दूंगा। तो होता क्या है, ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, इसकी कलेक्शन। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे टैक्स लगता है और अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तीसरा टैक्स जो था सर्विस टैक्स, वो अगेन किस पे जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता। सर्विस टैक्स किस पे लगता था? सर्विसेज जो प्रोवाइडर होते थे उन पे लगता था सर्विस टैक्स। तीसरा, उसके बाद मैंने, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने एग्जांपल्स दी थी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया क्या क्या है। फिर मैंने उन एग्जांपल्स में आपके यहां क्या लिखा कि कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी कब एप्लीकेबल होती है? कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री माल सोल्ड कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, लेकिन जनरली एग्जैक्टली जो लगती है वो लगती है कस्टम ड्यूटी। अभी मेरे पास इसका डिस्कशन नहीं करना, मेरा डिस्कशन है जो कि मेनली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स या आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो तकरीबन जीएसटी पे आएंगे। तो है क्या ये जो है कस्टम ड्यूटी, ये स्टिल एप्लीकेबल है, अभी भी सेम चीज लगती है। अगर आप किसी कंट्री से माल परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं, कस्टम ड्यूटी अभी भी एप्लीकेबल है, यानी अभी भी चलती है। लेकिन ये चार टैक्सेस जो है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखा, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट एंड सर्विस टैक्स, इनको सबसम करके, इनको हटा के क्या एप्लीकेबल है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका डिस्कशन अब हम करेंगे। पहले हम हल्का सा डिस्कशन करते हैं ये जीएसटी है क्या चीज, उसके बाद में टर्म्स वगैरह पे आता हूं, क्या जीएसटी है क्या सीन नहीं है। तो पहला डिस्कशन हम करते हैं ये जीएसटी है क्या चीज, इसका प्रोसीजर क्या है, ये लगता कैसे जीएसटी है। लेट्स डिस्कस। मैंने आपके लिए लिखा जीएसटी, पहले इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब सर क्या ये दो चीजों पे लगेगा? आंसर इज यस। चाहे आप गुड्स की बात करो, चाहे आप सर्विसेज की बात करो, एक ही टैक्स लगेगा, जो कि हमारा रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे मोदी जी ने इसके बारे में बोला था, गुड एंड सिंपल टैक्स। बात यह है कि अगर आपके यहां एमसीक्यू आता है
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, कहीं आप ये बता के ना आए गुड्स एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। आपने क्या बताना है उस डेफिनेशन, जब भी अगर हो सकता है एमसीक्यू इस पे बना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो आपका आंसर होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं हल्का सा समझाता हूं आपको ये एप्लीकेबल कैसे होता है, कैसे इसका सीन बनता है, मैं आपको समझा देता हूं। मैं पहले बात करता हूं गुड्स की, सर्विसेज पे भी सेम एप्लीकेबिलिटी है, मैं डिस्कशन करता हूं गुड्स का। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, मैंने लिखा यहां पे वैल्यू एडिड टैक्स, मैंने लिखा जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। क्या सर आप ये कह रहे हैं जीएसटी इज अ वैट? नो नो नो, वो वाला वैट नहीं जो पहले एप्लीकेबल, बिफोर जीएसटी जो एप्लीकेबल होता था गुड्स पे वो वैट होता था। मैं उस वैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टर्म की बात कर रहा हूं। टर्म क्या है? वैल्यू एडिड या एडिशन टैक्स। क्या मतलब, उसी का डिस्कशन करता हूं। बात ऐसे है, एक पर्सन है जिसका नाम है ए एक होलसेलर है, फिर पर्सन है बी एक रिटेलर है, फिर पर्सन है सी। प्रिज्यूम कर लेते हैं सी इज अ कंज्यूमर। अब सर ये जीएसटी प्रोसेस कैसे करता है? मान लेते हैं ए ने बी को सोल्ड किए गुड्स रुपीज 100, 100 रुपए के गुड्स ए ने सोल्ड किए बी को। क्या बी को खुद को कंज्यूम करने? आंसर इज नो। बी को फर्दर सेल करनी है, तभी मैंने लिखा बी इज अ रिटेलर। अब सीन क्या है, ये चेन कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट विल बी द सेम। सर अगर इसमें बीच में 100 आदमी भी आ जाए, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द कंज्यूमर, उस बीच में अगर 100 पर्संस भी आ जाए, इफेक्ट सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगी। अब ये प्रोसेस क्या है सर? मान लेते हैं ए ने गुड्स सोल्ड किए बी को 100 रुपीज में, तो यहां पे सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट पकड़ेगी किसको? ए को। यानी गवर्नमेंट हमेशा फोकस किस पे करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में? सेलर पे। तो हमारे लिए प्रेजेंट सिचुएशन में सेलर कौन है? ए। तो गवर्नमेंट ने बर्डन किस पे रखा फिलहाल? ए पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पे है कि ए को कहता है आपने गुड्स 100 रुपए के बेचे, आप हमें जीएसटी दो। प्रिज्यूम कर लेते हैं जीएसटी की रेट 10% है, तो इस पे जीएसटी कितना लगेगा? 10 रुपीज। तो टोटल प्राइस क्या होगी? 110 रुपए। ध्यान से सुनो, इसका मतलब यह हुआ सर हमने ए ने गुड्स बेचे बी को कितने में? अब सर 110 में बेचे होंगे। अब ए क्या करेगा? ए 100 रुपए खुद को लेगा और 10 रुपए किसको पे करेगा? सरकार को। किस सूरत में? जीएसटी की सूरत में। यह है ए की प्रोसेस। ए ने गुड्स 100 रुपए में बेचे, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आई तो 10 रुपए और उससे लेने पड़े। सर 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 क्या ये 10 रुपए बी से लिए जाएंगे? आंसर इज यस। बी से कितना वसूल ए करेगा? 110 रुपए। उसमें से 100 रुपए अपनी जेब में रखेगा और उसके बाद जो 10 रुपए है वो सरकार को देगा एज जीएसटी। उसके बाद क्या सीन है? अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे, बी के लिए कॉस्ट क्या है खुद का? 110 रुपए। कैसे सर? इसका कॉस्ट है 110 रुपए, इसमें दो चीजें। क्या चीजें हैं? एक 100 रुपए का जो ओरिजिनल कॉस्ट था और 10 रुपए हमारा जीएसटी है। अब हमारे पास जो कॉस्ट है वो जो बी की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज और जीएसटी जो है वो है 10 रुपीज। प्रोवाइडेड बोथ ए एंड बी आर द रजिस्टर्ड पर्सन। सर वो क्या होता है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब बी को खुद तो कंज्यूम करने नहीं है, बी को सोल्ड करने। क्या बी 100 रुपीज में सोल्ड करेगा? आंसर इज नो। क्या बी 100 रुपीज में सोल्ड करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि बी यहां पे बैठा है कुछ फायदा कमाने के लिए। तो प्रिज्यूम कर लेते हैं बी कहता है मैं खुद गुड्स बेचूंगा 120 रुपए के, मैं सोल्ड करूंगा। यानी बी अब सोल्ड करेगा सेम गुड्स जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 100 रुपए और आपने जीएसटी 10 रुपए पे किया। तो ओवरऑल तो आपका 110 है, लेकिन उसमें से जीएसटी 10 रुपए है। तो अभी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं मेरे जो कॉस्ट है विदाउट जीएसटी वो 100 रुपीज है।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उसको सोल्ड कर रहा हूं सी को, और सी को कितने में बेच रहा हूं, 120 रुपए में। क्यों, मेरा कॉस्ट 100 रुपए और 20 रुपए का फायदा कमा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, अगेन अब सरकार सेलर को पकड़ेगी। इन द करेंट सिचुएशन बी इज द सेलर। अब सरकार ए को नहीं पकड़ेगी क्योंकि ए की सिचुएशन खत्म हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं बी की। राइट नाउ बी इज द सेलर। अब जब बी गुड सोल्ड करेगा, बी बिकम्स अ सेलर, नाउ द गवर्नमेंट विल कम टू बी कि आपने गुड्स को सेल किया। हम तो उसको पकड़ते हैं जो सोल्ड करता है। गवर्नमेंट पकड़ेगी बी को, भाई मेरे आपने गुड्स को सोल्ड किया। बी कहेगा यस, कितने भी बेचा, बी कहता है 120 रुपए में बेचा। सरकार कहेगी आपने हमें देना है जीएसटी, वो भी एट द रेट 10%। ध्यान से सुनना, अब जब जीएसटी इस पे लगेगा तो अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जीएसटी बनेगा 12 रुपए। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो 120 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10%। तो मेरा जो कॉस्ट पड़ा या जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो 120 है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब फाइनली मुझे एक तो अपना कॉस्ट रिकवर करना है, या अपनी सेलिंग प्राइस जो मेरी है वो 120 है। उसके बाद सरकार मुझसे कहती है आपने 12 रुपए का टैक्स भी देना है। वैसी बात है, मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, तो मैं किससे रिकवर करूंगा, आई विल रिकवर 12 रुपीज फ्रॉम सी। तो अल्टीमेटली सी की जो प्राइस होगी, सी के पास ही कितना आएगा, इसका मतलब ये हुआ सी को प्रोडक्ट कितने में मिलेगा, सी को प्रोडक्ट मिलेगा 132 रुपए में, क्योंकि ही इज अ कंज्यूमर। इसको आउट ऑफ पॉकेट 132 रुपीज पे करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो होता है कंज्यूमर पे, द पर्सन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, कस्टमर पे नहीं। क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर। हम जनरली कस्टमर किसे कहते हैं, कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी वेदर ही कंज्यूम्स इट और नॉट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कस्टमर के लिए, कस्टमर का मतलब होता है वो बंदा जो सिर्फ खरीदता है, क्या वो कंज्यूम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम बात किसकी, कस्टमर की कर रहे हैं, तो मेनली फोकस जो होगा वो कंज्यूमर पे होगा। तो अल्टीमेट इफेक्ट बर्डन जो होगा टैक्स का वो कंज्यूमर पे होगा। कंज्यूमर में बी अ कस्टमर एज वेल एज अ कंज्यूमर। और इसमें जरूरी भी नहीं है कि ये खुद कस्टमर ना हो, सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंज्यूमर होना चाहिए। अब जो पर्सनल यूज है, जो खुद के लिए उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। अच्छा, अब सीन क्या है, सर इसको मिला 132 में, इसका मतलब ये हुआ ये क्या करेगा, 132 रुपीज उठा के किसको देगा, रिटेलर को। भाई मेरे ये आप 132 रुपए की चीज, मैं चीज ले लेता हूं, आपको 132 दे देता हूं। अब बात आती है रिटेलर के पास कितने पैसे आए, रिटेलर के पास आए 132। इसमें से इसे क्या करना है सर, याद होगा आपको, अपनी जेब में कितना डालेगा, 120 रुपए। 12 रुपए किसको देने थे, सरकार को, एज जीएसटी। अब जो सरकार को 12 रुपए देने हैं, रिटेलर भी सरकार से ये कहता है भाई मेरे, मैं तो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट पे, सेम प्रोडक्ट की बात हो रही सर, मैं तो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट पे 10 रुपए पे कर चुका हूं जब मैंने इसे खरीदा था। सर क्या 10 रुपए पे किया था, यस हमने एज जीएसटी 10 रुपए पे कर चुके हैं, सेम प्रोडक्ट है। तो बी कहता है सर मैंने सेम प्रोडक्ट पे ऑलरेडी 10 रुपए आउट ऑफ पॉकेट पे किया, तो आप मुझे उसका क्रेडिट दो। कितना सर, 10 रुपए पे कर चुका हूं, तो राइट नाउ आई हैव टू पे ओनली 2 रुपीज एज जीएसटी। सर 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 क्या 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 मतलब 12 रुपए बनता है तो 2 ही रुपए पे करना पड़ेगा। आंसर इज यस। सर कैसे 2 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जीएसटी जो है 12 रुपए बनता है, लेकिन मैं सरकार को कहूंगा 10 रुपए ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जीएसटी का, ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर रहा है। हालांकि बनता है आपका 12 रुपए, लेकिन सरकार आपसे 2 रुपए ले लेगा। इसका भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैल्यू एडिशन पढ़ा रहा हूं आपको, हल्का सा आइडिया दे दूंगा। अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है सर मेरा जो प्रोडक्ट बिका 132 में, मैंने अपनी जेब में फिलहाल 120 डाले, इस प्रोडक्ट के 12 रुपए मुझे सरकार को देने थे। अब जब सरकार को देने वाला था, मैंने सरकार को कहा भाई मैंने तो ऑलरेडी आपको 10 रुपए दिए थे, वो 10 माइनस करते, तो इस 10 रुपए को हम नाम यहां पे रखते हैं। अगर हम परचेज करते हैं, इस 10 रुपए का नाम पड़ता है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
यानी आप ये बाद में यूज कर सकते हैं। अब इनपुट क्यों पड़ा? क्योंकि जब मैं कोई चीज खरीदूंगा तो वो मेरे लिए इनपुट है, अगर उस चीज को सोल्ड करूंगा मेरे लिए आउटपुट है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनपुट। अब इनपुट, मैंने इनपुट क्या खरीदा सर? गुड्स। मैंने इनपुट में गुड्स खरीदे, उस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ा, तभी नाम पड़ा इनपुट टैक्स। अब सर क्या मैं वो आगे सेल पे यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। ले सकते हैं आप उस चीज का फायदा, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। तो आपने जो टैक्स पे किया है किसी चीज को खरीदने पे, उस पे जो टैक्स पे हो चुका है, उस टैक्स को, है तो वो जीएसटी, लेकिन उसका नाम बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट जीएसटी भी बोल सकते हैं। फिर जब मैं वही प्रोडक्ट सोल्ड करूंगा, जब मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, ये 12 रुपए, ये मेरे लिए बन जाता है ओयूटी, आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स परचेज पे आता है, आउटपुट टैक्स सेल पे लगता है। अब सर बात क्या है, जब मैंने यहां पे किया था तो मैं ये कहूंगा मेरा इनपुट टैक्स जो है 10 रुपए है, और मेरा इस टाइम पे आउटपुट कितना बनता है, वो है 12 रुपए। मैं हल्का सा यहां पे आपको समझा देता हूं। सर मेरा जो आउटपुट टैक्स है, जो मुझे किस पे आउटपुट किस पे लगता है? सेल पे। सर सेल पे मुझे कितना टैक्स लगता है इस टाइम पे? 12 रुपए। सर मैंने जो ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट पे दे चुका हूं, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना? 10 रुपए। तो यू हैव टू पे ओनली 2 रुपीज आउट ऑफ पॉकेट। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ आपको 12 के 12 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। जो सेम प्रोडक्ट पे आप पहले टैक्स पे कर चुके हैं उसका क्रेडिट मिलता है, जो सबसे फेवरेट टॉपिक था जीएसटी का, क्योंकि मैं आगे जाके आपको डिस्कशन करूंगा कि ये जीएसटी इंडिया में आया ही क्यों, इससे क्या क्या फायदे हुए, हल्का सा आइडिया दे दूंगा मैं। सबसे बड़ा फायदा जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, हर चीज में नहीं मिलता था, आगे जाके डिस्कस करूंगा। अब सर बात क्या है? बात यह है कि जब हम सेल पे टैक्स पे करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, जो 12 रुपए हमारा बनता था इस एग्जांपल के हिसाब से, और जो हमने परचेज पे टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी, वो कितना था? 10 रुपए, उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। तो आपने क्या करना है सर, अब जो सेल है, जब एग्जैक्ट पेमेंट होगी जो सरकार को करनी है, वो ऐसे बनती है। आपने इस बार कितना टैक्स बनता है, इनपुट अवेलेबल कितना है, और जो डिफरेंस है वो आपने पे करनी है। मैं आपको समझा देता हूं। मैंने यहां पे लिखा था टॉपिक कि जीएसटी जो है वो है वैल्यू एडिशन टैक्स। मतलब जीएसटी वाले कहते हैं हम टैक्स किस पे लेंगे हैं? जितना आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट पे, या जितना आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट पे, हम पूरे पे टैक्स नहीं लेंगे, हम उस प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स लेंगे अगर उस प्रोडक्ट पे पहली बार टैक्स लग चुका है। क्या क्या मतलब सर? आप अगर ध्यान से देखेंगे, जब ए ने सोल्ड किया तब फुल वैल्यू पे लगा, तब 100 रुपीज, फुल 100 रुपीज पे 10 रुपए लगा था, क्योंकि इससे पहले इस पे टैक्स नहीं लग चुका था। अब मैं ध्यान से समझाता हूं आपको। सर आप देखो ध्यान से, मेरा यानी मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पे बी की, इस बी की बात कर रहा हूं। सर बी का जो सेलिंग प्राइस है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? बी सेलिंग प्राइस इज 120। सर व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द बी? दैट वाज 100 रुपीज। सर ये बताओ बी का प्रॉफिट कितना है? बी का प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जीएसटी वाले कहते हैं आप ये 20 रुपीज है ही क्या? यही तो क्या है? वैल्यू, VALU, वैल्यू एडिशन आपने किया इसमें, आपने वैल्यू एडिशन इसमें किया, उस वैल्यू एडिशन पे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर व्हाट वाज द जीएसटी रेट? दैट वाज 10%। अगर आप डायरेक्टली इस पे लगाएंगे 10%, वो 2 रुपीज वैसे भी बनता है। लेकिन प्रोसेस ऐसे चलती है, आपका आउटपुट कितना है, आपने इसी आउटपुट पे कितना खुद पे कर चुके हैं, वो माइनस हो जाता है, डिफरेंस आपकी 2 रुपीज बनती है। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट है इस चीज का, वो ये है कि हम आप पे टैक्स जो लगाएंगे दोबारा प्रोडक्ट पे नहीं लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे सरकार को फिर से 12 रुपए देने पड़ते, तो इसका मतलब ये होता कि मुझसे सरकार एक ही चीज पे दो बार टैक्स ले रही है, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, या दूसरा नाम जिसे हम डबल टैक्सेशन कहते हैं, जो सरकार हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव है सरकार का टैक्सेशन में कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए।
अब अगर सरकार आपको 12 रुपए टैक्स आपसे फिर से वसूल करता तो डबल टैक्सेशन लगती। कैसे सर? एक बार इस प्रोडक्ट पे 10 रुपए यानी 100 रुपीज पे आप टैक्स पे कर चुके हैं, अब बैलेंस जो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपए का बढ़ा रहे हैं उस पे आप टैक्स पे करो। तो ये है प्रोसेस किस चीज का? ये है प्रोसेस जीएसटी का। तो जीएसटी क्या है? दो वर्ड्स मैंने आपके लिए डिस्कस किए, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी किस पे लगता है? परचेज जब आप करते हैं तब इनपुट वर्ड आता है, जब आप सेल करते हैं तब आउटपुट वर्ड आता है। नाउ लेट अस डिस्कस, इस जीएसटी के भी टाइप्स है। क्या ये डायरेक्ट जीएसटी होता है? आंसर इज नो। स्टेट के लिए, सेंटर के लिए अलग अलग है, वो हम डिस्कशन करते हैं।